नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है असली गहना। ये लो तनख्वाह। माधव ने अपनी पत्नी चारू के हाथ पर नोटों की गड्डी रखते हुए कहा, मगर चारू अपना मुंह फुलाए खड़ी रही। उसने उन मुट्ठी भर रुपयों को एक दृष्टि से देखा। माधव बात टालने के लिए ऑफिस के लिए निकल गया और जब लौटा तो गर्मा गर्म समोसे का एक लिफाफा उसके हाथ में था। लिफाफे को चारू के हाथों में देते हुए बोला, ये लो और एक कड़क चाय पिलाओ। आज ऑफिस में काम बहुत था, बहुत थक गया हूँ। जो खरीदना चाहो सो ले लेना, तुम्हारा त्योहार भी तो नजदीक है। चारू चाय तो बनाकर ले आई, मगर सिर्फ उसके लिए। माधव उसके खराब दिमाग को भांपकर भी मौन रहा, मगर वह चुप ना रही। उसने तनख्वाह के पैसों को एक कागज पर खर्च के साथ लिखकर माधव की खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया। जनाब, ऐसे खरीदी करने को कह रहे हैं जैसे किसी महल का खजाना मेरे हाथों में रख दिया हो। माधव उसका स्वभाव जानकर ही शांत रहते थे। उन्होंने धीरे से कहा, देखो, जो लेना चाहती हो वो ले लो, पर 2,500-3,000 रुपए से ज्यादा ना खर्चना। ओ, ये सुनकर तो चारू चोट खाई नागिन सी फुंकार उठी और बोली, पता नहीं लोग शादी ही क्यों कर लेते हैं। अगर उनकी हैसियत ही नहीं होती अपनी पत्नी के सपने पूरे करने की। पता नहीं क्यों ऐसा कहते समय उसकी नजर ना तो मान्या की मासूम आंखों पर पड़ी और ना ही माधव के सूने गले पर। माधव ने धीरे से कहा, चारू, मान्या सुन रही है तो सुने ना, उसका भाग्य भी यही है। अच्छा है, उसे आदत रहेगी। हर त्योहार मन मारकर करना ही मेरी नियति है। और औरतों को देखो, बाजार करते करते सांस फूल जाती है त्योहार तक। एक मैं हूं जिसे पति के नाम पर मिट्टी का माधो मिला है। तैयार हो तो बला से, ना तैयार हो तो बला से। अरे, तुम जितना मांगती हो दे तो देता हूं। माधव ने बात संभालते हुए कहा, वो तो रुपल्लियां तुम्हारी ही गृहस्थी की भेंट चढ़ जाती हैं। पहली बार माधव के माथे पर क्रोध वाला पसीना आया। वो जोर से बोला, चारू, कभी मैंने तुम्हारी मेहनत को कम आंका है? जो तुम मेरी कमाई को बढ़ती बच्ची के सामने जलील कर रही हो, तो क्या करूं तुम्हारा? रोटी ही तो खिलाते हो, बदले में मैं भी घर में मेहनत करती हूँ। हम मध्यम वर्गीय हैं और हमारी गाड़ी ऐसे ही बचे कुचे अरमानों से चलती है। मगर चकाचौंध की दीवानी कल्पना लड़ते लड़ते यह भूल बैठी कि वह अनजाने में पति के स्वाभिमान को भी बुरी तरह से चोट पहुंचा बैठी थी। वह शुरुआत से ही पहनने ओढ़ने की शौकीन थी और इस सनक में उसे भले किसी का भी दिल दुखाना पड़े, उसे सिर्फ अपने से ही मतलब होता। शादी के पहले भी उसकी यही कोशिश रहती थी कि उसके जैसा कपड़ा किसी और के पास ना हो, वरना वह पूरे घर में शोर मचा देती। उसकी दादी ने दबी जबान में उसे कई बार समझाते हुए कहा कि मनुष्य का चोला रखकर अपनी ख्वाहिश की चादर इतनी भी नहीं बढ़ानी चाहिए। पर चारू ने अपनी दबंगई के चलते हर रिश्ता और उसका सम्मान ताक पर रख दिया। हर त्योहार से हफ्ते पहले वह घर गृहस्थी के खर्च काटकर खुद की साज सवार पर अच्छा खासा पैसा खर्च कर डालती। शुरुआत में जो माधव उसकी खूबसूरती का दीवाना बना फिरता था, अब वह उसका सामना करने से कतराने लगा। कारण था उन दोनों की बढ़ती हुई बेटी मान्या। मान्या सामान्य बच्चियों की तरह ही थी, बस पिस जाती चारू के अहम और माधव की चुप्पी के बीच। माधव को शर्म लगती कि कहीं मान्या उसे एक कमजोर पिता ना समझे। एक पुरुष होने के नाते वह उसे खुश करने का
जितना जतन करता उसकी ख्वाहिशें उतनी ही उछाल मारने लगती। धीरे धीरे उसे भी उसका स्वभाव समझ में आने लगा। अब जो समय वह उसके साथ प्रेम से गुजारता था वह बाहर गुजारने लगा। हाँ, समय काटने के लिए वह बाजार में ही नौकरी के बाद अकाउंट का काम देखने लगा। घर जाता तो बस खाने और सोने के लिए। धीरे धीरे उसने अपना कमरा अलग किया और खाने सोने से ही वास्ता रखने लगा। एक शाम को घर आया तो एक खूबसूरत महंगी साड़ी हाथ में लेकर और मान्या को आवाज दी, माँ को दे आओ। मान्या लेकर गई तो उसके अंदर एक मंगलसूत्र भी था, जिसे देखकर चारू तो निहाल ही हो गई। उसने माधव की मनपसंद खीर मान्या के हाथ से भिजवाने की कोशिश की, मगर उसने मना कर दिया। लेकिन चारू पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वह अपनी धुन में ही मस्त रही। उसकी सारी तैयारियां पूरी थी। त्योहार में भी ज्यादा समय नहीं बचा था। उसने 3 दिनों से माधव की शक्ल भी नहीं देखी थी। उसे कुछ बेचैनी तो हुई, फिर सोचा सब कुछ ठीक तो है, नहीं बोल रहे तो ना बोले। अपनी मर्जी की सभी तैयारियों से संतुष्ट होकर वह पूजा कर चुकी थी। पर आज माधव को घर आने में देर भी हो गई थी। अब उसे बुरी तरह घबराहट होने लगी। रात के 12 बजे थे। उसने त्योहार की सब तैयारियां कर ली थी। पूजा भी अकेले ही करनी पड़ी। सब कुछ तो उसके मन का था, मगर अब उसे माधव के बिना कुछ सुहा नहीं रहा था। उसने मान्या से कुछ पूछने की कोशिश की, मगर वो चुप लगाकर चली गई। घर वालों ने भी उसे कुछ नहीं कहा, बस उसे कुछ ऐसा लगा कि सब उससे कुछ छुपा रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने रिक्शे पर माधव को उसके सहकर्मी के साथ बैठे देखा। वो सहमकर उधर दौड़ी तो सहकर्मी ने इशारे से उसे मनाकर मान्या को बुलाया और दवा देते हुए कहा, इन्हें आंखों में परेशानी थी और सड़क पार करते समय इनका एक्सीडेंट हो गया और ये बेहोश हो गए, पर भाभी को बताने को मना किया था। ड्रिप चढ़ी है और कोशिश करना कि किसी प्रकार का तनाव ना हो। माधव चारू की तरफ मुंह फेरकर सीधे अपनी माँ के कमरे में जाकर लेट गया। अब चारू से ये बेरुखी भी सहन नहीं हो रही थी। वो तेजी से उनकी ओर लपकी, मगर माधव ने अपनी जेब से एक पुड़िया निकालकर कमजोर आवाज में कहा, मान्या, इसे अपनी माँ को दे दो। नहीं चाहिए मुझे। वो जोर से रोने लगी। ये क्या हो गया है आपको? पहले भी मैंने बहुत मनमानी की, मगर आपने कभी ऐसे दिल पर ना लिया। तो क्या करता चारू? जब तुम कुछ सुनने को राजी ही नहीं थी तो क्या कहता और क्या सुनता? तुम्हारी आंखों पर चढ़ी चकाचौंध की पट्टी ने ही तुम्हें बुरा बनाया है, मैंने नहीं। तुम्हें खुश रखने की कोशिश में मैं अपनी जरूरत तो पीछे ही करता गया, मगर तुम अपने गुस्से के आगे कुछ देख ही कहाँ पाई। देखा जी, मगर बहुत देर में नजर पड़ी मेरी। डॉक्टर के पर्चे में लिखा था कि आपकी आंखों का ऑपरेशन जरूरी है। कोई और होती तो शायद अपनी गृहस्थी बचाती। मुझ मतलबी ने न आपके आंसू देखे और न आपका मौन। बस भगवान से यही मनाती रही कि सब ठीक हो। जो बात आप मुझे कहकर न समझा पाए, वो सब बातें मुझे आपकी बेरुखी ने समझा दी। दुल्हन, दाम्पत्य की असली सुंदरता एक दूसरे का साथ देने में है। ये सिंदूर का नाता तुम दोनों के मध्य एक दूसरे की सुरक्षा है। माधव की माँ ने कहा, तुम घर में हो तो ये बेफिक्र है और ये ठीक है तो तुम सुरक्षित हो। ये लाल रंग ना हो तो सब फीका है। देख तो रही हो मुझे। चारू ने सहमकर कहा, अम्मा जी और
मान्या के पापा, मुझे मेरी नादानी के लिए माफ कर दीजिए। सच्चे दिल से शर्मिंदा हूँ और हो सके तो तू भी मुझे माफ कर देना मान्या, क्योंकि एक माँ सब बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपनी संतान की नजर में गिरना नहीं। मम्मी, मुझे पता था कि आप दिल की बुरी नहीं हो, वो धीरे से बोली। तब तक उसकी दादी ने कहा, अरे लाड़ो, जाकर एक प्लेट में मिठाई ला, तेरी माँ के लिए। कुछ अच्छा हो तो मीठा खा लेना चाहिए। और प्लेट पर मेज रखकर दोनों बाहर निकल गईं। अब कमरे में माधव और चारू अकेले थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, सुनिए जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी समझ में आ गया है कि मेरा असली गहना सिर्फ आप हो, मेरा सिंदूर है। पता है, अकेले पूजा करते समय सब था मेरे पास, पर आपके बिना सब बेकार लग रहा था। बस किसी तरह आपको देखूं तो सुकून पाऊं। मन में बड़े बुरे ख्याल आ रहे थे कि आप सकुशल हो। अब कभी जिद नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। मुझे पता था कि देर सवेर तुम समझोगी ही। लज्जित चारू की समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटी से किस तरह आंखें मिलाए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।